गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी जिस हिसाब से एग्जाम की डेट है बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूं। बाकी आप सबको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। गुड इवनिंग है सभी बच्चों को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत जल्दी से जुड़ेंगे सभी बच्चे, आप लोगों की बात माननी पड़ेगी, ठीक है ना। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम से स्टार्ट करेंगे हम। दादी से पढ़ाई करो कि जल्दी से पढ़ाई करो? क्या कह रहे हो? दादी से पढ़ाई करो। बीना यादव, चलो अच्छी बात है। बाकी बच्चे कर दें लाइक जिन्होंने लाइक नहीं किया है, ठीक है ना। देखो टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है कि टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स गुणसूत्र, एक एक्स गुणसूत्र जो है वो क्या होता है, लाइक कर दिया है, चलो प्रीतम राजपूत, अच्छी बात है। ध्यान देंगे आप सभी बच्चे। टर्नर सिंड्रोम में ये क्या है, सबसे पहले तो देख लें कि टर्नर सिंड्रोम जो है क्या है, वो एक गुणसूत्रीय विकार है। यह एक गुणसूत्रीय विकार है, गुणसूत्रीय विकार है, यानी कि ये गुणसूत्रों में होने वाला विकार यानी कि डिजीज, ठीक है। जो टर्नर सिंड्रोम है वो गुणसूत्रीय विकार है, यानी कि गुणसूत्रों में होने वाली प्रॉब्लम है। हाँ भाई, गुड इवनिंग हो गई है सभी बच्चों को। आप फटाफट से सारे बच्चे आ जाइए, ठीक है ना। फटाफट से सारे बच्चे आ जाएं, सभी बच्चों को गुड इवनिंग हो गई है जल्दी से। इसीलिए बोलते हैं कि जल्दी से आप लाइक शेयर कर दिया करो। कुछ बच्चे बहुत लेट आते हैं, मैम गुड इवनिंग गुड इवनिंग, और किस लिए बोलते हैं, ठीक है। देखो इसमें अब होता क्या है, आपको पता है गुणसूत्रीय विकार है। इसमें होता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं हमारे पास में? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास में 46, ठीक है। 46 में से जो कि आप सभी को पता है 44 होते हैं ऑटोसोम्स और दो होते हैं क्या, दो होते हैं क्या, लिंग गुणसूत्र या कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, दो। तो अब इसमें होता क्या है, देखिए ये हो गए टोटल कितने हो गए, ये 46 हो गए। इसमें होता क्या है, जो ये एक लिंग गुणसूत्र है, ध्यान देंगे, जो लिंग गुणसूत्र है या कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम है, जो सेक्स क्रोमोसोम है वो उसमें क्या आ जाती है, एक में कमी आ जाती है, यानी कि लिंग गुणसूत्र में से एक जो गुणसूत्र है वो कम हो जाता है, ठीक है। एक गुणसूत्र जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर एक गुणसूत्र कम हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, एक लिंग गुणसूत्र, अगर एक लिंग गुणसूत्र कम हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 44 बताया था, 44 प्लस एक्स, एक्स था, टोटल कितने हो गए थे, 46 हो गए थे। अब हम कह रहे हैं कि एक जो एक्स गुणसूत्र है वो कम हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 44 प्लस एक्स, एक एक्स बचेगा यानी कि 45। एक कम हो गया ना, यहाँ से एक माइनस हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कितने होंगे, 45 होंगे। ये कह सकते हैं कि एक जो लिंग गुणसूत्र होता है वो कम हो जाता है, उसकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है, उसकी संख्या कम हो जाती है। और आप सभी को पता होगा कि ये कौन से क्रोमोसोम में होता है, 23वें नंबर के क्रोमोसोम में होता है। कौन से नंबर के, 23वें नंबर के क्रोमोसोम में ये होता है, ठीक है ना। 23वें नंबर के क्रोमोसोम या कहेंगे गुणसूत्र में होता है, गुणसूत्र में होता है। अब देखिए जब ये 23वें नंबर के गुणसूत्र में हो रहा है यानी कि सेक्स क्रोमोसोम में हो रहा है, तो इसके लक्षण क्या होंगे, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम में हो रहा है तो कुछ तो लक्षण दिखाई देंगे भाई, फिर इसमें अगर एक क्रोमोसोम कम हो रहा है तो, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ये फीमेल में होता है, किसमें, फीमेल में होता है ये। ओहो गुड इवनिंग पाखी, सही है, एक दूसरे को गुड इवनिंग करते रहो।
देखो अब इसमें होता क्या है, इसमें अंडाशय या ओवरी, फीमेल में अंडाशय या ओवरी कहेंगे ना, वो पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं होती। ऐसे लिख सकते हैं कि पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं होती। क्या, अंडाशय या ओवरी जो होती है फीमेल में, वो पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं होती, यानी कि पूर्ण रूप से वो प्रॉपर काम नहीं करती है। क्या, ओवरी जो है, ठीक है, ओवरी जो है वो पूर्ण रूप से काम नहीं करती है। सेकंड पॉइंट देखेंगे तो इसमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, या कहेंगे हम जिसे मासिक धर्म कहते हैं, मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स जो भी बोलते हैं आप अपनी भाषा में, ठीक है, इसमें मासिक धर्म नहीं होता है, नहीं होता है, या कहेंगे प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है, मासिक धर्म जो है वो प्रॉपर नहीं वर्क करता है या प्रॉपर नहीं आता है। सेकंड, ये ऐसी फीमेल्स में क्या हो जाता है, बांझपन हो जाता है, बांझपन आ जाता है। क्या आ जाता है, बांझपन आ जाता है। नॉर्मल सी बात है कि प्रॉपर ओवरी वर्क नहीं कर रही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि बांझपन ऐसी फीमेल, कुछ नहीं, कभी कभी ऐसी चीजें भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो इसमें रह गया था लिंग सहलग्न। क्या रह गया था, कुछ पॉइंट रह गए हैं, ये पूरा चैप्टर हम करा रहे हैं लिंग सहलग्न। देखो पूरा चैप्टर किस लिए करा रहे हैं हम, पूरा चैप्टर इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि ये जो चैप्टर है लिंग सहलग्नता, ठीक है, इसीलिए करा रहे हैं पूरा चैप्टर, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि ये पूरा चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बताया है पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, जिन भी बच्चों के प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइए और अच्छे से एग्जाम दोगे, ठीक है ना, हमें पता है कि सभी बच्चों के प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं। चलो विशाल कह रहे हैं मैम मेरा बायो का पेपर अच्छा हो गया। चलो विशाल, अच्छी बात है, ऐसे ही आपको बहुत मेहनत करनी है, ऐसे ही आपको बोर्ड की जो एग्जाम है वो भी बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है ना। चलो अब हम पढ़ेंगे लिंग सहलग्नता या कहेंगे सेक्स लिंकेज, ठीक है। अंकित मौर्य किसको कह रहे हो, छोड़ो, अंकित कह रहे हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चलो देखो अब इसमें होता क्या है, लिंग सहलग्नता में होता क्या है कि मानव में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं या सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उन पर, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनना है सभी बच्चों को, ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे। देखो मानव में लिंग गुणसूत्रों पर, ध्यान से सुनेंगे, मानव में जो लिंग गुणसूत्र हैं या कहेंगे जो सेक्स क्रोमोसोम हैं, लिंग गुणसूत्रों पर, लिंग गुणसूत्रों पर लैंगिक लक्षणों के अलावा, लिंग गुणसूत्र पर लैंगिक लक्षण उपस्थित होंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। चलो भाई बोल दिया है, जिन भी बच्चों का पेपर है अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। मानव में लिंग गुणसूत्रों पर लैंगिक लक्षणों के अलावा, ध्यान से देखेंगे, लैंगिक लक्षणों के अलावा, लैंगिक लक्षणों के अलावा गैर लक्षण, यानी कि लिंग गुणसूत्र है तो नॉर्मल सी बात है भाई, लिंग गुणसूत्र है तो उस पर लिंग गुणसूत्रों के लक्षण भी उपस्थित होंगे। लेकिन होता क्या है कि मानव में लिंग गुणसूत्रों पर लैंगिक लक्षणों के अलावा भी और गैर लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं, लक्षणों के अलावा भी कैसे, गैर लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, गैर लैंगिक लक्षण, गैर लैंगिक लक्षण
ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, गैर लैंगिक लक्षण भी पाए जाते हैं, भी पाए जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लिंग सहलग्नता कहते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, लिंग सहलग्नता कहते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से सुन लीजिए फिर से, मानव में लिंग गुणसूत्रों पर लैंगिक लक्षणों के अलावा गैर लैंगिक लक्षण भी पाए जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिंग सहलग्न जीन। चलो लिख देती हूं पूरा, इसको हम लिंग सहलग्न जीन कहते हैं, लिंग सहलग्न जीन कहते हैं, तथा ऐसे लक्षणों को लिंग सहलग्नता कहते हैं, ठीक है। लिंग सहलग्नता कहते हैं, सहलग्नता कहते हैं। यानी कि आपको ये याद रखना है कि जैसे नाम दे रखा है ना लिंग सहलग्न, नाम से, मैंने कल भी बोला था आप लोगों को कि नाम से समझने की कोशिश किया करो, ठीक है ना, नाम से समझने की कोशिश किया करो। जैसे कि नाम दे रखा है लिंग सहलग्नता, सहलग्नता का मतलब साथ में, ठीक है, सहलग्नता का मतलब साथ में। तो मानवों में, जैसे मान लीजिए, देखो मैं एक एग्जांपल देके आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दे रही हूं, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, लिंग गुणसूत्र है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, मान लीजिए। अब देखिए, अब हमने क्या कहा है, मानव में लिंग गुणसूत्र पर लैंगिक लक्षणों के अलावा गैर लैंगिक लक्षण भी पाए जाते हैं। यानी कि ये क्या है, लिंग गुणसूत्र है। देखिए ये क्या है, मैं लिख देती हूं, ये लिंग गुणसूत्र है, ठीक है, लिंग गुणसूत्र है। अब देखो लिंग गुणसूत्र है तो इस पे लैंगिक लक्षण तो पाए ही जाएंगे। मान लीजिए मैंने लिख दिया है ए, ये क्या है, लैंगिक लक्षण है। क्या है ये, लैंगिक लक्षण है। आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रही हूं, लैंगिक लक्षण। अब पर हम कह रहे हैं कि लिंग गुणसूत्रों पर लैंगिक लक्षणों के अलावा गैर लैंगिक लक्षण भी पाए जाते हैं। मान लीजिए दूसरा यहां पर पाया जा रहा है बी, कोई भी मान लीजिए ये बी पाया जा रहा है, तो इसको हम कह देते हैं गैर लैंगिक लक्षण, ठीक है। तो ये हो जाता है कि लिंग गुणसूत्रों पर लैंगिक लक्षणों के अलावा गैर लैंगिक लक्षण भी पाए जाते हैं। इनको हम लिंग सहलग्न जीन तथा ऐसे लक्षणों को लिंग सहलग्नता कहते हैं। यानी कि लैंगिक लक्षणों के अलावा साथ में दूसरे लक्षण भी उपस्थित हैं, सहलग्नता दर्शा रहे हैं, यानी कि अपने साथ में दूसरे लक्षणों को लेके चल रहे हैं। उसी को हम क्या कह देते हैं, लिंग सहलग्न या कहेंगे सेक्स लिंकेज, ठीक है, लिंग सहलग्न या सेक्स लिंकेज, ठीक है ना। वाह, शिव गोपाल यादव कह रहे हैं आई एम अ न्यू स्टूडेंट मैम। अच्छा भाई, हमें तो पता ही नहीं है। ये बताएं फटाफट से, सभी बच्चे क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताएं। चलो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्या, वर्णांधता। क्या है, वर्णांधता या क्या कहेंगे, कलर ब्लाइंडनेस। क्या कहेंगे, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। तो आप लोगों को सबसे पहले आंसर करना है कि कलर ब्लाइंडनेस में कौन कौन सा कलर व्यक्ति को, मतलब व्यक्ति कौन कौन से कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर करें, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति जो है वो कौन कौन से कलर में अत्याचार हो जाएगा ना। ये तो अत्याचार हो जाएगा अगर ट्रेन में नहीं बैठाने देंगे तो। देखो इसमें होता क्या है, व्यक्ति, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता या कहेंगे अंतर नहीं कर पाता है, अंतर
नहीं कर पाता है, कर पाता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को वर्णांध व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को वर्णांध व्यक्ति तथा इन लक्षणों को क्या कहेंगे? वर्णांधता कहते हैं। तथा इन लक्षणों को क्या कहेंगे? इन लक्षणों को वर्णांधता कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, कि जो व्यक्ति हरा व लाल रंग में अंतर नहीं कर पा रहा है, उस व्यक्ति को वर्णांध व्यक्ति तथा ऐसे लक्षणों को वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगा? सभी बच्चे फटाफट से लाइक शेयर कर दें भाई। जल्दी से लाइक शेयर कर दें। दीक्षा, चार्ट पेपर, हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकती हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना, बिल्कुल बना सकती हो। देखो ये किस टाइप की बीमारी है, ध्यान रखेंगे, ये एक एक्स लिंक्ड, कैसी है? एक्स लिंक्ड, या कहेंगे क्या? एक्स संलग्न, या एक्स लिंक या एक्स लिंक डिजीज। ये क्या है? ये एक एक्स लिंक डिजीज है। क्या कोई बता सकता है आप में से? क्या टीएच मॉर्गन कह रहे हैं ना, वो टीएच मॉर्गन नहीं है। ठीक है ना, इसकी खोज किसने की थी? हॉर्नर ने की थी। ठीक है, ये आपको पता ही है कि हम इसको क्या कहते हैं? एक्स लिंक डिजीज। देखें हमने क्या कहा था, क्या है ये? एक्स लिंक डिजीज है। ठीक है, क्या है? एक्स लिंक डिजीज है। हमने लिया है, देखो ये जो अलग, बिल्कुल अलग कलर में दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल अलग कलर में दिख रहा है। हमने इसको कह दिया है वर्णांध व्यक्ति। हमने इसको क्या कह दिया है? वर्णांध व्यक्ति। व्यक्ति नहीं कहेंगे, वर्णांध लड़का कह देते हैं, चलो। और ये हो गई सामान्य लड़की। सामान्य लड़की यानी कि मान लीजिए एक सामान्य लड़की की शादी हो जाती है वर्णांध लड़के से। ठीक है, एक सामान्य लड़की की शादी वर्णांध लड़के से हो जाती है, जिसको कि लाल व हरे कलर में अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, जिसको कि लाल व हरे कलर में अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। अब देखो, अब कराएंगे हम इसका क्रॉस। ठीक है, देखो अब हम जब इसका क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे क्रॉस कराने पे क्या होता है। हमने क्या कहा था, ये जो एक्स है क्या है? ये जो लड़का है ये वर्णांध है। ठीक है, जब हम क्रॉस कराएंगे, ध्यान से देखेंगे, जब हम इसका क्रॉस करा रहे हैं, इसको सबसे अलग कलर से लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वाला जो एक्स है, ठीक है, ये क्या है? एक्स लिंक डिजीज है, तो ये वर्णांधता से ग्रसित होगा। अब देखिए जब हम क्रॉस कराएंगे तो आपको देखना है कि एक सामान्य लड़की और वर्णांध लड़के के जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे। तो देखिए क्रॉस हुआ, ये यहाँ से क्या आया? एक्स आया, देखिए एक्स, और वो उधर से नॉर्मल क्या आ गया? वाई आ गया, सॉरी इधर से भी एक्स। अब फिर इसका इससे कराएंगे तो इधर से भी ये एक्स और इधर से ये एक्स। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट, अब देखिए अब इसका इससे कराएंगे तो एक्स वाई, और इसका इससे कराएंगे तो भी एक्स वाई। तो देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, हमने कहा है कि क्या है? ये एक्स लिंक डिजीज है। क्या है? एक्स लिंक डिजीज है। क्योंकि प्रांजलि पांडे ये एक्स लिंक डिजीज है, हमने क्या ये कहा है कि ये वाई लिंक डिजीज है?
क्योंकि ये एक्स लिंक डिजीज है, इसीलिए एक्स पर ही उपस्थित होगा। ठीक है, इसीलिए एक्स पर ही उपस्थित होगा। अब देखिए किसी वर्णांध लड़के और सामान्य लड़की की जब शादी होती है तो इनके बच्चे कैसे होंगे। देखिए ये एक्स, ये वाला एक्स जो इफेक्टेड है किससे, वर्णांधता से, जो इफेक्टेड है ये वाला, देखो कहाँ पर आया है, एक तो आया है यहाँ पे और एक आया है यहाँ पे। इसका मतलब ये जो दोनों लड़कियां होंगी या ये दोनों जो गर्ल होंगी ये कैसी होंगी, वर्णांध होंगी। ध्यान से देखेंगे कैसी होंगी ये दोनों लड़कियां कैसी होंगी, ये होंगी दोनों के दोनों वर्णांध। ये कैसी होंगी, यहां पे लिख देते हैं वर्णांध लड़की। ठीक है, वर्णांध लड़की। और ये दोनों के दोनों लड़के कैसे होंगे, ये दोनों के दोनों लड़के होंगे सामान्य। कैसे होंगे, सामान्य लड़के। ठीक है, तो ये हो गया पहला केस। ये कैसा हो गया, पहला केस हो गया कि लड़का वर्णांध था, लड़की सामान्य थी, उन दोनों ने शादी की तो उनके बच्चे कैसे हुए। अगर इनकी लड़की होती है तो वो वर्णांध पैदा होगी और लड़के होते हैं तो वो सामान्य पैदा होंगे। ठीक है, लड़के कैसे होंगे, सामान्य होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा केस। ठीक है, अब देखते हैं क्या, दूसरा केस देखेंगे। ये चलो दूसरा केस देखेंगे इसका कि लड़का कैसा है, सामान्य है, लड़का सामान्य और लड़की वर्णांध है इसमें। अब इसमें उल्टा कर देते हैं, लड़की कैसी है, वर्णांध है। ठीक है, अब देखिए, अब हम वर्णांध को इस ब्लू वाले एक्स से लिख दे रहे हैं। ठीक है, वर्णांध को ब्लू वाले एक्स से और नॉर्मल वाला ग्रीन कलर से। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम इनका क्रॉस कराएंगे दोनों का, देखते रहना सभी बच्चे, जो ये हमने ब्लू कलर से लिखा है ये लड़की वर्णांध लिखी है, ये एक्स लिंक जो है ये डिफेक्टेड है। ठीक है, अब जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो देखो इनके जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए एक्स और एक्स, यानी कि ये जो ब्लू वाला है एक एक्स इधर आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका एक्स और ये एक्स, सेम कलर करते हैं भाई, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। देखिए ये वाला एक्स आएगा और उधर ये वाला एक्स आएगा, ये वाला। ठीक है, अब इसका इसमें क्रॉस कराएंगे। देखिए इसका इसमें कराएंगे तो ये ब्लू वाला आ रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये आ गया क्या, एक्स ब्लू वाला, और उधर से क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। और अगर इसका इससे कराएंगे तो एक्स वाई। देखिए कहां कहां पर ब्लू उपस्थित है, कहां कहां पर ब्लू आ रहा है, जल्दी देखें, जल्दी देखो, जल्दी देख के बताओ। देखो एक तो होगी यहां पे वर्णांध लड़की, ध्यान से देखें, वर्णांध लड़की इस वाले केस में, ये वाला जो है ये कैसी है, सामान्य है, इसको लिख रहे नहीं है। और ये भी लड़का कैसा है, सामान्य है, और ये कैसा है, वर्णांध है। यानी कि इस केस में अगर फीमेल वर्णांध होती है और लड़का कैसा होता है, सामान्य, तब जब इनके जो बच्चे होंगे तो उसमें चांसेस रहते हैं 50-50, यानी कि एक वर्णांध लड़की और एक वर्णांध लड़का, एक सामान्य लड़का एक सामान्य लड़की। देखो हीमोफीलिया, ये भी, ये क्या है, ये भी 23वें नंबर के जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं, ये भी एक एक्स लिंक डिजीज है। कैसी है, ये एक एक्स लिंक डिजीज है। क्या लोकल ट्रेन चल रही है भाई तुम लोगों की, अभी अभी मवाई कुछ है, न्यू स्टूडेंट है, स्वागत है अभी आपका। देखो हीमोफीलिया में ये भी क्या है, एक एक्स लिंक डिजीज है। ठीक है, ये भी एक एक्स लिंक डिजीज है। ठीक है, ये किस पे, ये भी 23वें नंबर के, सॉरी
23वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वहां पर होती है, ठीक है ना। ओहो, कहाँ कहाँ जा रहे हैं अभिषेक भाई, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ को जा रहे हैं। मैम आपको मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है क्या? दीक्षा माथुर, बिल्कुल दिखेगा भाई, आप कमेंट करिए तो सही। बिल्कुल दिख रहा है, अरुण कुमार ने आंसर दिया है। हाँ हाँ, महिमा मिश्रा, हाँ अगर वर्णांधता आ जाता है, महिमा ने एकदम करेक्ट आंसर किया है, ध्यान से सुनेंगे। अगर वर्णांधता में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप तीनों केस लिख देना, लड़का वर्णांत, लड़की सामान्य, और एक में लड़का सामान्य लड़की वर्णांत, एक में दोनों ही वर्णांत, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आप क्या करोगे, तीनों केस लिख देना, जो बताया है आपको उसको लिखने के बाद में तीनों केस आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो अब इसमें हीमोफीलिया में ये तो हमने बता दिया कि ये एक्स लिंक डिजीज है, 23वें नंबर के क्रोमोसोम पे होती है। इसमें क्या होता है, इसमें नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। क्या होता है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, ठीक है। यानी कि इसमें मान लीजिए इस व्यक्ति को जिसको हीमोफीलिया है उसको अगर चोट लग जाए तो उसकी जो ब्लीडिंग होती है वो रुकती नहीं है, ठीक है। उसकी ब्लीडिंग जो है वो रुकती नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, इसीलिए, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता, इसीलिए नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है कोई भी चोट वगैरह लगने पर। अब देखो इसमें रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता, क्योंकि रक्त का थक्का जमाने के लिए, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, देखो रक्त का थक्का जमाने के लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, ध्यान से सुनेंगे, रक्त का थक्का जमाने के लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है। तो स्वागत है अश्विनी आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। देखिए हमने क्या कहा है कि हीमोफीलिया में, देखो हीमोफीलिया में एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि एक प्रोटीन जिम्मेदार होता है, एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए, ठीक है। वो इफेक्टेड हो जाता है, वो क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है, या कहेंगे काम करना बंद कर देता है, वो अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए वो काम नहीं कर पाता, ठीक है, इसीलिए वो काम नहीं कर पाता। हाँ लवकुश, तो प्रोटीन का नाम क्या है, ग्लोबुलिन, तथा प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन, सॉरी, हाँ इस पे इतना ही आएगा, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। यहां तक बताएं, क्लियर है कि प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड का थक्का जमाने के लिए, वो प्रोटीन क्या होता है, वो इफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में, या कहेंगे हीमोफीलिया जिसको है, उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता, चोट लगने पर लगातार खून बहता रहता है, ऐसे में उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो प्रोटीन का नाम लिख देते हैं, प्रोटीन का नाम है, प्रोटीन कौन सा है, ग्लोब्यूलिन, प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, तथा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिन, ठीक है। ये प्रोटीन के नाम है, ग्लोबुलिन तथा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों जो प्रोटीन है ये क्या हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, जीन विनिमय,
जीन विनिमय या कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। लिख लेना आप लोग, मैंने जीन विनिमय लिख दिया है, ठीक है। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, देखो इसमें होता क्या है कि हाँ दीपक राजपूत, देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम इसको पूरा करा रहे हैं, नहीं तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ठीक है ना। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुने आप, क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्रों पर स्थित जीन, यानी कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब जब गुणसूत्रों पर जो जीन उपस्थित होते हैं, ठीक है, स्थित जीन या उपस्थित जीन में अदला बदली को हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, चलो अच्छी बात है मुकिम पासा, ठीक है, आप कमेंट नहीं करती हो पर डेली आते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे आप, होता क्या है कि जीन विनिमय यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, ध्यान से सुनेंगे, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों पर उपस्थित गुणसूत्रों पर उपस्थित गुणसूत्रों पर उपस्थित जीनों में, यानी कि जो जीन होती है उनमें जीनों में अदला बदली या कहेंगे हेर फेर, ठीक है, जीनों में अदला बदली को, ध्यान से सुनेंगे, जीनों में अदला बदली को अदला बदली को हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। बहुत बार क्रॉसिंग ओवर पूछ लेता है कि जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों में अदला बदली को हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। मान लीजिए ये गुणसूत्र है, सेम कलर, देखिए मान लीजिए ये गुणसूत्र है, ठीक है, मान लीजिए ये गुणसूत्र है। अब इसमें बोल क्या रखा है कि गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों में अदला बदली हो जाती है, यानी कि मान लीजिए ये तो इसी का है, नेक्स्ट जो बनेगा मान लीजिए इसमें क्या हो जाता है कि बी ऊपर आ गया, ए नीचे आ गया, ठीक है, बी ऊपर आ गया, ए नीचे आ गया, यानी कि जो जीन है गुणसूत्र पर उपस्थित उसमें क्या हो जाता है, अदला बदली हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाता है, अदला बदली हो जाती है। और देखो जीन विनिमय कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। जीन विनिमय 3 प्रकार की होती हैं, या होता है, होती हैं, जो भी आप कहना चाहो। कौन कौन से, एक जीन विनिमय, द्वि विनिमय या कहेंगे बहुजीन विनिमय, ये 3 प्रकार के होती हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला एक जीन विनिमय, एक जीन विनिमय, दूसरा, पहला हो गया ना एक जीन विनिमय, दूसरा है द्विजीन विनिमय और तीसरा है बहुविनिमय, ठीक है। हाँ 3 टाइप के होते हैं, एक जीन विनिमय, 2 आगे लिखेंगे हम, एक जीन विनिमय, दूसरा है द्विविनिमय या कहेंगे द्विजीन विनिमय, द्विजीन विनिमय, और तीसरा है बहुजीन विनिमय, बहुजीन
विनिमय। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर बहुत जल्दी से बता देंगे। ठीक है, क्लाइएनफिल्टर सिंड्रोम। देखो इसमें होता क्या है, इसमें एक गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, इसमें एक गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, इसमें एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखो इसकी एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था H.F. क्लाइएनफेल्टर। जो ये नाम पड़ा है ना क्लाइएनफेल्टर, तो उन्हीं के नाम पे पड़ा है, उनका नाम था H.F. क्लाइएनफिल्टर। ठीक है ना, उन्हीं के नाम पे पड़ा है। एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, ध्यान से सुनेंगे, एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे एक अमेरिकन वैज्ञानिक ने कब 1952 में, नाम क्या बताया था हमने उनका, H.F. देखो उन्हीं के नाम पे पड़ा था, उन्हीं के नाम पे पड़ा था। हाँ, उनका नाम था क्या, H.F. क्लाइएनफिल्टर। ठीक है, उनके नाम पे ही पड़ा था, या ये कह सकते हैं उन्होंने खोज की थी, अमेरिकन वैज्ञानिक थे। 19 कब की थी, 1942 में H.F. क्लाइएनफिल्टर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसकी खोज की थी। देखो इसमें होता क्या है, इसमें एक X गुणसूत्र, इसमें एक X गुणसूत्र या कहेंगे एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। कहाँ पे बढ़ती है, जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, वहां पे बढ़ती है संख्या, वहां पे बढ़ती है। देखिए इस डायग्राम से आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखो 44 ऑटोसोम होते हैं, ये हम मेल की बात कर रहे हैं। तो जो क्लाइएनफेल्टर सिंड्रोम है वो मेल में होता है। किस में होता है, मेल में होता है। तो इसमें होता क्या है कि एक इसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। कहाँ पर बढ़ती है, वो बढ़ती है जो लिंग गुणसूत्र है वहां पे बढ़ती है। तो 44 प्लस एक्स वाई से हो क्या जाएगी, 44 प्लस एक्स वाई पहले से था, एक इसमें एक और एक्स आ जाता है। ठीक है, एक और एक्स उपस्थित हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये तो हो गया नॉर्मल केस कि हमने क्या कह दिया कि जो लिंग गुणसूत्र है उसमें एक एक्स यानी कि एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। पर कभी कभी एक क्रोमोसोम से ज्यादा भी संख्या हो जाती है, यानी कि ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या एक और वाई भी हो सकती है। तो इसमें होता क्या है, ये अभी बताया कि ये मेल में होता है। ठीक है, ये मेल में होता है। तो एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ने के कारण इसमें जो मेल में लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि फीमेल वाले कुछ कुछ कैरेक्टर आने लग जाते हैं, कुछ कुछ फीमेल वाले कैरेक्टर आने लग जाते हैं। चेहरे पर, शरीर पर बालों की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, जो उनका शरीर होता है काफी लंबा होता है, कद में काफी लंबे होते हैं, पर वो बंद या स्टेराइल होते हैं। क्या होते हैं, बंद या स्टेराइल होते हैं। और जो उनके टेस्टिज होती हैं या कहेंगे वृषण होते हैं, वो कैसी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। ठीक है, टेस्टिज या वृषण की संख्या कैसे, वो साइज कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। वृषण का आकार, सॉरी, वृषण का आकार छोटा तथा ये व्यक्ति, सॉरी, तथा ये व्यक्ति कैसे हो जाते हैं, स्टेराइल या कहेंगे बंध्य हो जाते हैं, हो जाते हैं। इनके शरीर पर बहुत कम बाल होते हैं। ठीक है, लक्षण दूसरा, शरीर पर बहुत कम बाल होते हैं, कम बाल होते हैं, यानी कि फीमेल की तरह। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम जो इनके लिंग गुणसूत्र हैं उसमें एक एक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ गई है, तो इनमें
फीमेल के करेक्टर भी नजर आने लग जाते हैं। मेमरी ग्लैंड जो होती हैं या कहेंगे स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो भी इनमें पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। इन मेल में या कहेंगे इन व्यक्तियों में स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं, यानी कि फीमेल की तरह इन मेल में जो स्तन ग्रंथियां हैं वो भी कैसी हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है। कद कैसा होता है, कद इनका लंबा, यानी कि वैसे दिखने में ये एकदम मेल रहेंगे क्योंकि भाई एक वाई क्रोमोसोम भी तो प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, कद कैसा होता है, लंबा होता है एकदम। ठीक है भाई, बता दिया है, क्लियर है सभी को। चलो जल्दी बताएं, क्लियर है? ओके, चलो अच्छी बात है, क्लियर है। यस मैम। तो पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का आपको सेशन कैसा लगा। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।